तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 रे ऑप्टिक्स का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म एंड डिस्पर्सन। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले प्रिज्म की थ्योरी और उसके जो डेरिवेशंस वगैरह होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, वो सारी चीज देखेंगे एंड देन हम लोग डिस्पर्सन देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिज्म। तो प्रिज्म में हम लोग यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो पहले समझते हैं कि जो रेफ्रैक्टिंग एंगल है वो क्या है, और जो यहाँ पर डेविएशन होता है वो क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पर दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है कि रेफ्रैक्टिंग एंगल हम लोग किसे बोलते हैं। द एंगल बिटवीन टू रेफ्रैक्टिंग फेसेस इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड द रेफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो प्रिज्म क्या है ये तो बताने की जरूरत है नहीं, सभी को पता रहता है कि प्रिज्म इस तरह का एक मतलब जो नॉर्मल हमारे दिमाग में एक डिजाइन डेवलप होता है प्रिज्म का, तो वो ये रहता है। ठीक है, इस तरीके का एक ट्रायंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट रहता है ग्लास का। ठीक है, तो ये मैंने उसकी थिकनेस दिखा दी है। ठीक है, तो ये सभी ने हो सकता है देखा भी हो। ठीक है, हो सकता है क्या देखा ही होगा प्रैक्टिकल्स वगैरह में। तो यहाँ पर इस तरीके का एक ये ऑब्जेक्ट रहता है ग्लास का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। तो ये जो प्रिज्म है इसमें जैसे अगर हम देखें तो इसे ऐसे ना दिखाकर जस्ट इस तरीके से ऐसे दिखा दिया जाता है। ठीक है, मतलब ये होता है ऐसे, बस ऐसे दिखा दिया गया। तो इसमें ये दो सरफेस रेफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकती हैं, मतलब एक तरह से लाइट हमने इसके ऊपर इंसिडेंट कराई और इमर्जेंट लाइट यहां से निकल रही है, या फिर इन दो सरफेस को लिया जा सकता है या इन दो सरफेस को लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया है कि जो दो सरफेस इन्वॉल्व होती हैं यहां पर रिफ्रैक्शन में, द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस इन्वॉल्व्ड, मतलब जो इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। जैसे यहां पर अगर आप डायग्राम में देखो तो एक फेस ए लिया गया, एक फेस ए लिया गया है, इस पर रे इंसिडेंट हो रही, यहां से इमर्जेंट रे बाहर निकल रही है, तो इसके बीच का जो ये एंगल है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट, द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके बीच में कहा गया है, दिस इज एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। तो इमर्जेंट रे का मतलब क्या है कि जैसे यहां पर जब रे इंसिडेंट होगी तो अंदर रेफ्रैक्शन होगा, उसके बाद यहां फिर रेफ्रैक्शन होगा, लेकिन ये रे एक तरह से इस प्रिज्म के बाहर निकली है, तो ये इमर्जेंट हो जाएगी, ये इंसिडेंट हो जाएगी। तो आप देखो यहां पर जरा डायग्राम को ऑब्जर्व करो, इंसिडेंट रे है ऐसे, ये यहां पर, तो इसे जाना तो चाहिए था ऐसे सीधे, ठीक है, यहां पर जाना चाहिए था, लेकिन ये रे यहां पर नहीं जाएगी, तो ये रे यहां पर इस तरीके से अगर आप देखें तो जब ये रे अंदर यहां पर जाएगी तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। तो अब अंदर का मीडियम क्या है, ये यहां पर ग्लास है, तो एक तरह से ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में जब रे एंटर करेगी तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई रे, फिर ये रे यहां पर पहुंचेगी और इसके बाद ये सीधे इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये रे अगेन ये जो नॉर्मल है उससे अवे शिफ्ट हो जाएगी, दिस इज इमर्जेंट रे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई और ये हो गई इमर्जेंट रे। तो अब आप देखो इंसिडेंट रे को ऐसे जाना चाहिए था और ये रे ऐसे बेंड हो गई, तो ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डेल्टा 1 ऐसे टर्न हो गई, डेल्टा 1 एंगल से, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट डेविएशन हुआ। फिर ये रे यहां पर पहुंची, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल है, नॉर्मल से ऐसे अवे शिफ्ट हो गई यहां पर। ठीक है, नॉर्मल से अवे शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि बाहर रेयर मीडियम में जा रही, तो जाना ऐसे चाहिए था, इधर जा रही, तो ये वाला जो एंगल है ये क्या हो गया, डेल्टा 2, ये सेकेंड डेविएशन हो गया। तो अगर आप देखो तो ये डेविएशन भी क्लॉकवाइज है, ये डेविएशन भी क्लॉकवाइज है, तो जो नेट डेविएशन हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो अब आप देखो यहां पर जो इमर्जेंट रे है जो बाहर जा रही है, तो इसे अगर हम देखें यहां पर, और ये जो इंसिडेंट रे है यहां पर, ठीक है, तो ये इंसिडेंट ये वाली है, तो ये वाली लाइन और ये जो इमर्जेंट रे इसकी लाइन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसके बीच का ये जो एंगल है इसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ये नेट एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। तो वही यहां लिखा गया, द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये नेट डेविएशन है। यहां पर आई और आई डैश को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ इमरजेंस है जो आई डैश है। ठीक है, नॉर्मल से जो एंगल है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ
यहाँ पर इमर्जेंस हो जाएंगे। आर और आर डैश जो अंदर एंगल है उनको हम एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये जो आर है ये भी नॉर्मल से एंगल है जो रेफ्रैक्टेड रे है, और ये आर डैश इस वाले सरफेस के लिए एंगल हो गया, तो इन दोनों को हम एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर देखें जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल? यहां पर देखो कौन सा ट्रायंगल लिखा गया, ट्रायंगल ए क्यू आर। ए क्यू आर कौन सा ट्रायंगल है? देखें यहां पर, ए ये वाला हो गया, क्यू ये हो गया, आर ये हो गया। तो ये जो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये एंगल ए प्लस ये एंगल ए क्यू आर, ठीक है, ए क्यू आर जो होगा, और ए आर क्यू ये वाला जो एंगल होगा, तो ये तीनों एंगल्स का जो सम हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। दैट इज ए प्लस ए क्यू आर प्लस ए आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए क्यू आर की वैल्यू क्या है जरा देखो आप। जैसे अगर आप इस पूरे एंगल को देखो, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा ना, जितना ये रेड पार्ट हमने देखा है, क्योंकि नॉर्मल से हम सरफेस का एंगल ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ इतना एंगल। कौन सा? इतना एंगल चाहिए, ये वाला ए क्यू आर, ये जो हम ब्लू वाला दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, ये एंगल चाहिए। तो आप देखो 90 से आप ये आर सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 से आप ये आर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये ब्लू वाला एंगल आ जाएगा, मतलब ए क्यू आर की वैल्यू, तो 90 माइनस आर। तो आप देखो क्या लिखा गया, एंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू 90 माइनस आर। और ए आर क्यू, ऐसे सिमिलरली ए आर क्यू की वैल्यू, मतलब ये वाले की अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो अगेन अगर आप देखो यहां पर, तो ये एंगल क्या है, ये पूरा एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 से आर डैश सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लू वाला एंगल ए आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस आर डैश, ठीक है, 90 माइनस आर डैश, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर आप देखो तो ये आर, सॉरी कैंसिल नहीं होना है कुछ, यहां से अगर हम लोग देखें तो ये 90 और 90 180 हो जाएगा, तो 180 इस 180 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये 90 180 इस 180 से कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू, ये दोनों उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, r प्लस आर डैश। तो ये एक पहली मेन रिलेशन आपको मिली है जो हमें याद रखनी है, a इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, दिस a इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेट डेविएशन अगर आप देखें तो वो हम लोगों ने पहले देख लिया था कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा नेट डेविएशन। तो नेट डेविएशन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे? डेल्टा 1 की वैल्यू देखो क्या लिखी, आई माइनस आर। समझते हैं यहां पर आई माइनस आर को। आप देखो डेल्टा 1 ये है, ठीक है, ये वाला। तो हम अगर यहां पर एक सरफेस दिखाएं, जैसे ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस को आप देखो यहां पर, ठीक है, जैसे ऐसे यहां पर जो दिखाया गया है ये नॉर्मल हो गया, और जो यहां पर रे इंसिडेंट हो रही है वो ये वाली है आई, ठीक है, और ये नॉर्मल हो गया। फिर ये रे ऐसे जाकर ऐसे यहां पर अंदर चली गई, ठीक है। तो ये रे ऐसे यहां पर जा रही ना, इस तरीके से ऐसे जाना चाहिए था, सॉरी जा नहीं रही, जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे टर्न हो गए। तो अगर हम इन दोनों लाइंस को देखें तो ये जो एंगल है ये तो आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल आई होगा। और अगर हम यहां पर देखें तो ये जो एंगल है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल का, ये आर के बराबर है, और ये वाला जो एंगल है ये डेल्टा के बराबर है, ठीक है, डेल्टा 1, डेल्टा 1। तो देखो तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, आई माइनस आर, आई से आर सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहां समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो एंगल यहां पर है, इस रेखा और नॉर्मल के बीच का एंगल, मतलब ये वाला पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा एंगल आई के बराबर होगा। तो उसमें से जब आप आर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा 1। फिलहाल ये हटा देते हैं हम यहां से, इसीलिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हो जा रहा था ना, समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने अलग से आपको दिखा दिया कि डेल्टा 1 की वैल्यू आई माइनस आर। बिल्कुल वैसे यहां सोचने की भी जरूरत नहीं, यहां पर उसी तरीके से हो जाएगा, डेल्टा 2 इज इक्वल टू आई डैश माइनस आर डैश, ठीक है। आप देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल यहां पर क्या हो जाएगा, आर डैश, ठीक है। तो डेल्टा 2 की वैल्यू हो जाएगी आई डैश माइनस आर डैश। क्लियर? तो फिर यहां पर लिख दिया गया है डेल्टा 1 आई माइनस आर, डेल्टा 2 आई डैश माइनस आर डैश। तो यहां पर हो जाएगा आई प्लस आई डैश एंड माइनस आर प्लस आर डैश।
r प्लस आर डैश अभी हमने प्रूफ किया, यहां पर क्या था a, तो यहां पर r प्लस आर डैश की वैल्यू हो जाएगी a के बराबर। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया। दूसरा ये फार्मूला मेन फार्मूला है जो डेविएशन का है, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। अब देखो यहां पर अगर हम इस a को इधर लाएं तो डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश हो जाए। अब आप एक बात थिंक करो कि जो प्रिज्म है उसका ये वाला एंगल तो फिक्स है, मतलब a तो कांस्टेंट हो गया, ए कांस्टेंट हो गया, डेल्टा चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो यहां पर नॉर्मल से ऐसे यहां पर रे दिखाई गई थी, ये इंसिडेंट रे, तो इसका नॉर्मल के साथ एंगल था आई, और जो यहां पर नॉर्मल था, फिर ये रे ऐसे जब निकली थी यहां पर, तो इधर जो नॉर्मल से एंगल था वो था आई डैश। ठीक है, अब आप एक चीज सोचो कि जैसे अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, ठीक है, कि जैसे हम मान लें, ऐसे कहीं पर मान लें कि ये एंगल मान लिया 45 डिग्री है और ये मान लेते हैं 30 डिग्री है। ठीक है, ये 45 है, मतलब आई की वैल्यू हमने मान लिया 45 डिग्री और आई डैश हो गया 30 डिग्री। ठीक है, कि जब ये 45 पर इंसिडेंट होगी तो ये 30 डिग्री पर यहां पर रे बाहर निकलेगी जाकर। तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करें कि हम यहां पर इस रे को पलट दें, तो ये रे, मतलब यहां पर ये एंगल कितना है, ये एंगल यहां पर है 45, हमने इमेजिन किया तो हमने इसको माना 30 डिग्री। अगर हम रे को रिवर्स कर दें तो ये अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो करते हुए वापस ऐसे जाएगी और यहां निकलेगी जाकर। तो अब ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, मतलब इसको हम आई कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, आई डैश कह देंगे, यही तो कहेंगे, क्योंकि ये इंसिडेंट हो रही, ये इमर्जेंट हो रही। तो आई की वैल्यू 30 हो गई, आई डैश 45 हो गया। समझ में आ गया? लेकिन क्या दोनों का सम चेंज हुआ? भाई पहले भी 45 30 था तो कितना था 75, बाद में भी 30 और 45 कितना 75। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि पहले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 45, अब वो चाहे इधर से डालते आप 30 डिग्री पर, चाहे इधर से 30 डालते, मतलब हमने एक चीज प्रूफ कर ली यहां पर कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 45 होगा, और अगर एंगल ऑफ इमर्जेंस 45 डिग्री है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना हो जाएगा 30। यानी कि अगर हमारे पास एक ये प्रिज्म है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहां पर दो ऐसे एंगल्स होंगे जिनके लिए डेल्टा की वैल्यू सेम आएगी। समझ में आया कुछ? ऐसे दो एंगल्स, जैसे आप सोचो कि एक बार ये 45 तो ये 30, दूसरी बार ये 30 होगा तो ये 45 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। ए की वैल्यू पहले से ही कांस्टेंट है तो फिर डेल्टा को भी तो कांस्टेंट होना पड़ेगा, वही होना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रिज्म के लिए यहां पर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे होंगे जिनके लिए डेल्टा सेम रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आप देखो वही नीचे लिख दिया गया है, इफ वी रिवर्स द इमर्जेंट रे इट गोज बैक अलोंग द सेम पाथ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इमर्जेंस गेट इंटरचेंज्ड बट द एंगल ऑफ डेविएशन रिमेन सेम। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस इंटरचेंज हो जाएंगे लेकिन डेविएशन वही रहेगा। हेंस द सेम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज पॉसिबल फॉर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस आई एंड आई डैश। इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सरफेस के लिए आपको हर एक सरफेस जो भी यहां पर है, ये जो प्रिज्म है उसकी किसी भी सरफेस के लिए आपको दो ऐसे एंगल मिलेंगे जिस पर डेल्टा आपको सेम मिलेगा। ठीक है, और वो दो एंगल क्या होंगे, एक होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू के बराबर और दूसरा होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग मिनिमम डेविएशन। देखो यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा में। ठीक है, तो ये ग्राफ एक एसिमेट्रिक पैराबोला होता है, मतलब पैराबोलिक फॉर्म है लेकिन सिमेट्रिकल पैराबोला नहीं है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है सिमेट्रिकल, वैसा नहीं है, ये एसिमेट्रिक पैराबोला है। तो इसमें दिख क्या रहा है कि पहले जब आप आई की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो डेल्टा की वैल्यू कम होती है, फिर डेल्टा की वैल्यू एक पोजीशन पर जाकर सबसे कम हो जाती है, फिर जब आप आई की वैल्यू बढ़ाते हैं तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब एक ऐसी लोकेशन आपको मिल रही है जहां पर डेल्टा की वैल्यू सबसे कम है, और यह देखा गया कि इस लोकेशन पर आई और आई डैश दोनों बराबर होते हैं। मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा तो उस समय जो डेल्टा की वैल्यू है वो सबसे कम होगी, यानी कि जो नेट डेविएशन होगा वो अपनी मिनिमम सिचुएशन में होगा, दैट इज डेल्टा मिनिमम।
When minimum deviation occurs, I is equal to I dash, R is equal to R dash. तो डेल्टा की वैल्यू I प्लस I डैश माइनस ए, या डेल्टा मिनिमम हो जाएगा 2I माइनस ए। 2I माइनस ए डेल्टा मिनिमम क्यों हो गया? क्योंकि जब आप I डैश की जगह पर रखोगे I, तो I प्लस I हो जाएगा 2I, और ये डेल्टा हो जाएगा डेल्टा मिनिमम। ऐसे A होता है R प्लस R डैश, ये तो जनरल फॉर्मूला है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? R प्लस R डैश, तो जब R की वैल्यू R डैश के बराबर है तो R डैश की जगह R रखोगे तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2R। ठीक है, तो डेल्टा मिनिमम ये हो जाएगा, A की वैल्यू हो जाएगी 2R। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात। तो यहां पर ये हो गया मिनिमम डेविएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैसे निकालते हैं? आप देखो, आपको डेल्टा मिनिमम की वैल्यू पता है। डेल्टा मिनिमम अभी पीछे हम लोगों ने निकाला ना, 2I माइनस ए, और जो यहां पर ये डेल्टा मिनिमम है, यहां से हमने I कैलकुलेट किया, ए को इधर ले गए, डेल्टा मिनिमम प्लस ए, और डिवाइडेड बाई हमने 2 कर दिया, तो I इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 हो गया। ऐसे ही A इज इक्वल टू 2R, तो R की वैल्यू A बाई 2 हो गई। अब देखो, आपको I पता है, R पता है। अब हम क्या करेंगे, जो फेस AB है उस फेस पर हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। ठीक है, फेस AB पर देखो, फेस AB यहां पर मतलब वही पहला वाला आपका जो यहां पर डायग्राम है उसी की बात कर रहे हैं। फेस AB पर अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो बाहर हमने माना एयर, तो हम क्या लिखेंगे? 1 sin I। हमने क्या बताया था? जिधर का एंगल उधर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिधर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, ऐसे भी बोल सकते हैं। दैट इज इक्वल टू, अंदर का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू, और यहां का एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, तो साइन R। यानी कि अगर हम फेस AB पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R यहां पर आएगा। ठीक है, वही देखो यहां लिखा गया 1 sin I इज इक्वल टू म्यू साइन R, दैट मींस म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R हो गया। अब यहां पर आप देखो कि म्यू का ये फार्मूला भी यूज किया जा सकता है, या कभी जरूरत पड़े, कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मूले की बजाय डेरिवेशन करना पड़ जाता है, ऐसे तो ऐसे आप कर सकते हैं। R की जगह पर A बाई 2, जरूरी नहीं कि डेल्टा दिया हो सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पता हो, और एंगल जो रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म है वो आपको पता हो, तो A बाई 2 यहां से भी आप म्यू निकाल सकते हैं, और बाकी I की वैल्यू डेल्टा मिनिमम प्लस A बाई 2 वो भी रख सकते हैं यहां पर। तो यहां जब डेल्टा मिनिमम और A पता हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। मतलब यहां पर ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपको हमने तीनों तरह के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो तीनों क्वेश्चंस आप देखेंगे, ये वाला और ये वाला, तीनों का यूज करा के आपको हम बताएंगे। ठीक है, वो आप खुद ही समझ जाएंगे। जैसे आपको ये दोनों चीजें दी गई तो जबरदस्ती उसको थोड़े लगाएंगे, इसी से हम म्यू निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। देखो यहां पर हमने क्या किया, हमने मान लिया कि म्यू क्या है? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहां पर प्रिज्म का, जो ग्लास यूज किया गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में म्यू को आप समझना क्या कि वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि बाई चांस कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए कि मान लिया एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म को आपने वाटर में रख दिया। ठीक, उस प्रिज्म को आपने कहां रख दिया? वाटर में। ठीक है, वाटर में डाल दिया। तो अब आप सोचो, इस प्रिज्म के बाहर एयर नहीं है, क्या है? वाटर। तो अब आपने अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया गया है और आपने म्यू उठा के रख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि म्यू आप इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन बाहर क्या है? वाटर। तो क्या काम करेगा? जो आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया था, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो क्या होता है? μ2 डिवाइडेड बाई μ1। तो आप यहां से क्या करेंगे, जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg है और ये बाहर है μw, तो जो एक्चुअल में म्यू की वैल्यू है, तो म्यू को क्या कहा गया? म्यू को कहा गया दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। दैट मींस आपको रखना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज μg डिवाइडेड बाई μw। ठीक है, तो अगर आपने यही सिर्फ रख दिया जबकि यहां वाटर है तो गलत आएगा आंसर। तो आपको रखना क्या है? इस जगह पर हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पर आप रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब मिनिमम डेविएशन होगा तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि I और R यहां पर देखो तो उसके लिए क्या कंडीशन बताएगी कि मिनिमम डेविएशन पे I की वैल्यू I डैश, R की वैल्यू R डैश। ठीक है, तो सीधी सी बात है डेल्टा 1 डेल्टा 2 भी तो सेम हो जाएगा।
भाई डेल्टा वन आप देखो यहां पर क्या था, डेल्टा वन था ये और डेल्टा टू था ये। तो जब आई की वैल्यू आई डैश, आर की वैल्यू आर डैश, ठीक है, तो जब दोनों बराबर हैं तो ये भी आई माइनस आर हो गया और ये भी आई माइनस आर हो गया, यानी कि डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू, और तब डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स डेल्टा। तब डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स डेल्टा, यानी कि उसको हम डेल्टा मिनिमम कहेंगे, क्योंकि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में है ना, मिनिमम डेविएशन। तो जैसे यहां पर आप देखो डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू, तो जो टोटल डेल्टा है, टोटल डेल्टा उसका आधा, चूंकि दोनों बराबर है ना, तो जो डेल्टा होता है वो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो यानी कि हम उसे 2 डेल्टा लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे दोनों हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 2 डेल्टा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 डेल्टा वन लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा टू की जगह डेल्टा वन डाल दिया, और ये क्या हो गया, डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा वन की वैल्यू डेल्टा मिनिमम बाई 2, और वही चीज डेल्टा टू हो जाएगी, दोनों बराबर ही हो जाएंगे ना, डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू, डेल्टा मिनिमम बाई 2, ठीक है। ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस कब होगा, देखो यहां पर डायग्राम से, जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, अंदर गई रे ऐसे, नॉर्मल से आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और जब हम इस लोकेशन पर पहुंचे, नॉर्मल है, ठीक है, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाए थीटा सी, जैसा दिखाया गया, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाए थीटा सी, तो ये जो रे है वो ग्रेजिंग इमरजेंस में जाएगी, मतलब एकदम सरफेस के पैरेलल जाएगी, जैसे यहां दिखाया गया है, और तब ये आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। क्लियर? तो यहां पर देखो आप, ग्रेजिंग इमरजेंस क्या है, व्हेन द लाइट रे स्ट्राइक्स द सेकेंड फेस ऑफ द प्रिज्म at the critical angle, when the light ray strikes the second face of the prism at the critical angle, the emergent ray grazes along the prism surface, जो TIR में आपको समझाया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल बताया गया था ना, तो क्रिटिकल एंगल पर जो इमरजेंस होगा वो क्या होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा, ठीक है। बाय स्नेल्स लॉ, 1 sin i इज इक्वल टू म्यू साइन आर, जैसे आप यहां पर अप्लाई करो तो बाहर 1 है, आई है, अंदर म्यू है और आर है, तो 1 sin i इज इक्वल टू म्यू साइन आर, साइन i इज इक्वल टू म्यू साइन ए माइनस थीटा सी, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस थीटा सी, आर इज इक्वल टू ए माइनस थीटा सी, ठीक है। आप देखो यहां पर ये जो a होता है इन दोनों एंगल्स का सम होता है, तो a इज इक्वल टू आर प्लस थीटा सी, तो यहां से r हो जाएगा a माइनस थीटा सी, हमने यहां पर r की जगह रखा है a माइनस थीटा सी। साइन i इज इक्वल टू म्यू साइन, ये फॉर्मूला एक होता है, साइन a माइनस बी यहां पर लिखा हुआ है, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला तो हमने आपको बताई है ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहां पर क्या करेंगे, साइन थीटा सी जो है वो 1/म्यू क्रिटिकल एंगल, और कॉस थीटा सी कैसे निकालोगे, तो चूंकि साइन थीटा सी आपको पता है, तो कॉस थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, साइन थीटा सी की जगह 1/म्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/म्यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √म्यू स्क्वायर माइनस 1/म्यू। तो यहां से आप देखो साइन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि हमने साइन थीटा सी निकाल लिया और कॉस थीटा सी निकाल लिया हमने, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज जब हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, यहां पर दोनों वैल्यूज हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट कर ली, तो फिर यही वैल्यूज यहां पर रख दी गई, तो साइन आई क्या हो जाएगा, म्यू साइन ए √म्यू स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू, और कॉस ए, और यहां पर 1/म्यू, ठीक है। तो अब यहां से म्यू अगर कॉमन ले लेंगे तो ये म्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √म्यू स्क्वायर माइनस 1 साइन ए माइनस कॉस ए, ये फार्मूला आ जाएगा साइन आई का। यानी कि ग्रेजिंग इमरजेंस की कंडीशन में जो ये एंगल है उसमें और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स में और ए में ये एक रिलेशन है, ठीक है, जो आपको यहां पर बता दी गई। लेकिन देखो ऐसे भी ये रिलेशन पूछी जा सकती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर यहां पर देखा जाए तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आता है जहां ये जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन आप उसको यहां पर डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर तो हो ही गई होगी कि यहां पर हम ऐसे इसे याद भी रख सकते हैं, या फिर जैसे यहां पर अगर डेटा दिया होगा तो अगर आप यहां पर बात करते हैं कि जैसे मान लिया आपको डेटा सब दे दिया गया, तो आप अगर डेराइव करेंगे तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। कैसे इजी हो जाएगा, क्योंकि तब ये इतना सब कैलकुलेशन थोड़े करना पड़ेगा। हो सकता है यहां पर ऐसी वैल्यू दे दे कि थीटा सी की वैल्यू ही निकल आए कि थीटा सी की वैल्यू 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो कॉस थीटा सी तुरंत पता चल जाएगा, सीधे इसमें रख कर सॉल्व कर लेंगे, या यहां से आप जैसे वैल्यूज दी जाएंगी उसके हिसाब से जैसे भी हो कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला
और डेरिवेशन दोनों ही ध्यान रखो आप, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे भी से। आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड ये 2 पॉइंट आपको बता दिए गए स्पेशल केसेस। जैसे आप देखो यहां पर इफ i इज इक्वल टू 0 देन, अगर i की वैल्यू 0 है तो यहां पर 0 रखा तो साइन 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू क्या होती? 0। तो ये हम यहां पर ये जो पूरा टर्म है यहां पर, तो इससे हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे म्यू स्क्वायर -1 की बात करें तो कॉस इधर लाएंगे, डिवाइडेड बाई साइन ए कर देंगे। तो कॉस ए पास साइन ए होता है कॉट ए, स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायर कर देंगे। म्यू स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मतलब क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए। स्क्वायर दोनों तरफ का हटा दो तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई कि अगर उसने बाई चांस आपसे कह दिया और आपको याद है तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप सोचो कि यहां पर वो कह दे कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस से जो आई है वो क्या है? 0, ठीक। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्या ले? 0। यानी कि आपसे कह दे कि एक रे नॉर्मल ऐसे आकर इसमें एंटर करती है, ठीक है, और उसका ग्रेजिंग इमरजेंस है, तो आपको बताना है म्यू और ए में क्या रिलेशन होगी। तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्लियर हो गई बात। तो ये एक स्पेशलाइज्ड कंडीशन है, बाकी हम क्वेश्चंस में भी आपको कराएंगे ही। आगे देखते हैं दूसरी कंडीशन। इन केस ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस डेविएशन विल बी मैक्सिमम। जैसे मिनिमम डेविएशन तो सब लोग पढ़ते रहते हैं, मिनिमम इतना होगा, मिनिमम इतना होगा, क्वेश्चंस भी उस पर रहते हैं। लेकिन अगर उसने मैक्सिमम डेविएशन कह दिया तब क्या करेंगे? तो क्या कहा गया है? इन केस ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, जब ग्रेजिंग इमरजेंस होगा तो जो डेविएशन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। डेविएशन विल बी मैक्सिमम एंड इज गिवन एज, और तब डेल्टा मैक्स की वैल्यू क्या होगी? आई प्लस आई डैश माइनस ए। और यहां पर जो भी ये वैल्यू है उसमें आई डैश की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। तो आप देखो यहां पर से क्लियर हो गया होगा कि आई डैश क्या रखना है? 90, क्योंकि ग्रेजिंग इमरजेंस में उसने कहा कि जो डेविएशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। इसमें एक बात और ध्यान देंगे कि जैसे हम लोगों ने समझा था कि डेल्टा की वैल्यू 2 कंडीशंस के लिए फिक्स रहती है। मतलब आई पर अगर भेजेंगे तो आई डैश पर निकलेगा, और आई डैश पर भेजेंगे तो आई पर निकलेगा। यानी कि 2 एंगल्स के लिए वो चीज फिक्स रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री रख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर क्या है, ठीक है, उस पर अगर ये वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो यहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा मैक्सिमम। ऐसे इसको इंटरचेंज करके भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर डेल्टा मैक्सिमम के लिए भी ध्यान रखना। हालांकि क्वेश्चंस आप देखेंगे ज्यादातर डेल्टा मिनिमम पर पूछे गए, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब ग्रेजिंग इमरजेंस होगा तो उस कंडीशन में जो डेल्टा होगा वो डेल्टा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। अब नो इमरजेंस का मतलब फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो वो तो हमें पता ही है कि यहां पर जब एंगल होगा क्रिटिकल तब तो होगा ग्रेजिंग। लेकिन अगर आपने इस आर डैश की वैल्यू को थीटा सी से थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, मतलब ये जो एंगल है यहां पर इंसिडेंट हो, लेकिन जो जिस एंगल पर इंसिडेंस हो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा हो, तो इसका हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज TIR। तो फिर इसके लिए कंडीशन होती है, इस कंडीशन को भी डेराइव किया जाता है, बट आप डायरेक्टली याद कर लो कि यहां जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? अ रे ऑफ लाइट विल नॉट इमर्ज आउट ऑफ प्रिज्म इफ। तो ये जो कंडीशन है इसे आप याद कर लेना कि ए क्या होता है? ग्रेटर देन 2 थीटा से। मतलब अगर यहां पर ए जो है ये इस सरफेस के लिए जो क्रिटिकल एंगल है उसके 2 गुने से ज्यादा हो, ठीक है। जैसे मान लें क्रिटिकल एंगल 30 है तो ये 60 से ज्यादा हो, ए ग्रेटर देन 2 थीटा से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन से एक रिजल्ट और निकलता है। जैसे 2 को नीचे लाएं, a/2 ग्रेटर देन थीटा सी, दोनों साइड में हमने साइन ले लिया, साइन a/2 ग्रेटर देन साइन थीटा सी, साइन a/2 ग्रेटर देन 1/म्यू हो जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू, इसको नीचे ले जाएंगे ऊपर लाएंगे तो 1/sin क्या होता है? कॉसेक। तो ये हो जाएगा कॉसेक a/2, म्यू ग्रेटर देन कॉसेक a/2। टू मेक द रे इमर्ज आउट। तो जैसे आप देखो ये दोनों कंडीशंस ही पूछी जा सकती हैं, ये कंडीशन और ये कंडीशन। उसने कहा कि रे बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नॉट इमर्ज आउट, तो ए ग्रेटर देन 2 थीटा सी। और अगर उसने कहा कि इमर्ज आउट की कंडीशन हो
तो लेस देन आर इक्वल टू 2 थीटा सी होना चाहिए। तो लेस देन आर इक्वल टू 2 थीटा सी में 100% रे बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 2 थीटा सी है तो यहां पर अंदर की तरफ वो टर्न कर जाएगी, मतलब हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब होता है कि ए की वैल्यू लेस देन 5 डिग्री हो। ठीक है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में जैसे नॉर्मली अगर ये है तब तो आप उसको थिन प्रिज्म मान लेते हैं, लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में इस वैल्यू को मान ले 10 डिग्री दे दिया लेकिन उसने लिख दिया दिस इज थिन प्रिज्म, तो फिर ये फॉर्मूला आप यूज कर लेना, क्योंकि और कोई चारा आपके पास होगा नहीं। अगर उसने लिख दिया 10 डिग्री लेकिन उसने साथ में लिख दिया दिस इज अ थिन प्रिज्म, तो आपको यही यूज करना है। डिस्पर्सन में यही फार्मूला यूज होता है मेन। तो यहां पर देखें, इफ अ प्रिज्म इज थिन ए लेस देन 5 डिग्री देन डेल्टा मिनिमम विल आल्सो बी स्मॉल। सो तो यहां पर म्यू का जो फार्मूला है वो लिखा। अब चूंकि जब एंगल छोटा होता है काफी तो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, थीटा। तो यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहां से 2 कैंसिल हो गया। तो a प्लस डेल्टा मिनिमम अपान a, या फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा मिनिमम, या फिर डेल्टा मिनिमम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो म्यू माइनस 1 इंटू a हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेल्टा मिनिमम का फार्मूला होगा फॉर थिन प्रिज्म। पोरोप्रिज्म, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो पोरोप्रिज्म का मतलब क्या है, जैसे जो बाइनोकुलर्स होते हैं या जो पेरिस्कोप होते हैं तो उसमें इनका यूज किया जाता है। ठीक है, जो बाइनोकुलर जैसे जो दूरबीन टाइप से बनाई जाती है जो दोनों आईज से देखने के लिए बनाई जाती है, तो यहाँ पर उसमें या पेरिस्कोप में इसका यूज किया जाता है। तो ये करते क्या है, ये जैसे जो इंसिडेंट रे है उसको हम यहां पर टर्न कर सकते हैं। तो इसका यूज करते हुए, जैसे पेरिस्कोप होता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया यहां पर उसमें प्रिज्म का यूज किया जाता है, जैसे कोई रे यहां से आ रही है तो इस रे को यहां पर, जैसे मान लिया किसी भी पर्सन को यहां की चीज को देखना है, मान लिया यहां कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को उसको देखना है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं देखना चाह रहा है, जैसे मिलिट्री वगैरह में कि देखना है किसी चीज को, अब वो सामने तो आ नहीं सकते एकदम, तो वो कैसे भी इस तरह से एक डिवाइस का यूज करेंगे, तो इसको ऊपर भेजेंगे और यहां पर ये ऑब्जेक्ट होगा तो यहां से रे आएगी, तो यहां पर प्रिज्म का यूज करते हुए रेज को इस तरह से टर्न कर लिया जाता है। ठीक है, और यहां से वो देख सकते हैं, जिधर भी टर्न करना हो जैसे भी करना हो वो देख सकते हैं। तो ये वाला जो इमेज है वो आपको यहां से दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको बाहर नहीं जाना है, ऐसे करके यहां से देख सकते हैं आप। तो ये जो है एक तरह से किस तरह से यहां पर रेज को टर्न कर रहा है, क्या कर रहा है, वो आपको यहां पर बताया जा रहा है। तो देखो यहां क्या लिखा है, इट इज यूज्ड टू डेविएट लाइट रे थ्रू 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एंड आल्सो टू इरेक्ट द इमेजेस यूज्ड इन पेरिस्कोप्स एंड बाइनोकुलर्स। जैसे आपको पहले एक दिखाया गया ग्लास प्रिज्म, तो ये कैसा है, आइसोसेल्स 45 डिग्री आपको दिखा दिया गया दोनों एंगल। तो यहां से देखो रे आएगी, अब रे यहां पर पड़ी तो यहां पर पड़ेगी, तो ये क्या है, नॉर्मल। तो अगर ये एंगल देखें तो 45 ही तो होगा भाई, सीधी सी बात है। ये एंगल कितना होगा, 90, ये 45 है तो ये वाला 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये क्या है, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल से एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये रे यहां पर आएगी और ऐसे ये टर्न करते हुए चली जाएगी, तो ये 90 डिग्री पर टर्न हो गई। ऐसे ही आपको मान ले इसे 180 पर टर्न करना है तो ऐसा शेप बना दिया गया, तो यहां पर रे ऐसे आएगी, 40 डिग्री पर टर्न करेगी, फिर ये इधर की तरफ टर्न हो जाएगी, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला रूल फॉलो करते हुए ऐसे चली जाएगी। तो ये रे ऐसे टर्न हो गई 180 डिग्री पर, ऐसे जा रही थी, इमर्ज ऐसे हो रही। ऐसे आप देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट उल्टा था तो अब ये रे यहां से गई तो ये वाली रे यहां पहुंचेगी, फिर ऐसे टर्न होगी और फिर ऐसे टर्न होगी, जैसे कि पीछे भी बताया गया आपको। ठीक है, यहां पर टर्न होगी। तो आप देखो इसका जो ये टॉप पॉइंट है वो यहां पर बना, यहां पर। ठीक है, और जो ये वाला पॉइंट है नीचे वाला, यहां की रे ऐसे गई, यहां गई और फिर यहां घूम कर आई, ये ऊपर बन गया, मतलब ये वाला पॉइंट ऊपर बन गया। तो आप देखो इमेज क्या हुई, जो उल्टी इमेज थी वो सीधी हो गई, इरेक्ट हो गई। तो इस तरीके से यहां पर पोरोप्रिज्म का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं,
हॉलो प्रिज्म, जैसे आपको मान लिया एक लिक्विड दे दिया जाए और वो कहे लिक्विड का प्रिज्म बनाओ, ठीक है, लिक्विड का। अब लिक्विड को आप ट्रायंगुलर शेप में कैसे बनाएंगे? प्रिज्म का जो शेप है वैसा आप उसको कैसे कर देंगे? लिक्विड को नहीं कर पाएंगे। तो एक हॉलो प्रिज्म का यूज किया गया। हॉलो प्रिज्म में क्या है कि यहां पर जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे वो एक ही सीध में हो जाएंगी, मतलब पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल निकलेगी जाकर। और पैरेलल के साथ में आप कह सकते हैं कोलिनियर भी रहेगी। जैसे आप देखो यहां पर कि कोई भी रे ऐसे आई, फिर ये इसका डेविएशन हुआ, ऐसे चली गई यहां पर, फिर ये ऐसे गई यहां पर, और उसके बाद फिर ये इधर टर्न हो गई, और फिर फाइनली ऐसे ये बाहर निकल गई, इमर्ज की। तो जब ये इमर्ज कर रही है तो ये कैसे हो गई? कोलिनियर हो गई। मतलब जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे आ रही थी और जो इमर्जेंट रे है वो ऐसे निकल रही है। तो क्या है? दोनों क्या है? कोलिनियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक हॉलो प्रिज्म है जिसके यहां भी एयर है, यहां भी एयर है, इधर भी, बस ये बीच में थिन ग्लास का एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो आप देखो कि ये जो थिन ग्लास है, जो प्रिज्म है, ये एक तरह से किसी तरह का कोई डेविएशन तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। यहां कोई डेविएशन है? नहीं है। तो अब आपको अगर किसी लिक्विड का प्रिज्म बनाना है तो आप उस लिक्विड को इसके अंदर भर दो, उस लिक्विड को आप इसके अंदर भर दो, ठीक है। अब आपने लिक्विड इसके अंदर भर दिया तो अब ये लिक्विड का शेप वही हो जाएगा जो ट्रायंगुलर शेप है, यहां पर वही शेप तो हो जाएगा। तो अब अगर ऐसा शेप है तो अब अगर आपको कोई डेविएशन यहां से मिलेगा तो वो ग्लास का डेविएशन तो होगा नहीं, क्योंकि ग्लास का हमने पहले देख लिया था कि ग्लास ने कोई डेविएशन नहीं किया था। तो वो जो डेविएशन आपको मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा? इस लिक्विड की वजह से, ठीक है। तो हम लोग यहां पर इसीलिए यूज करते हैं इस हॉलो प्रिज्म का, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो हम लोगों ने प्रिज्म देख लिया। अब प्रिज्म का ही ये टॉपिक है डिस्पर्सन, वो हम लोग को देखना है। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले समझें डिस्पर्सन है क्या। आप देखिए यहां पर क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग of a beam of white light into its constituent colors on passing through a prism. The band of 7 colors so obtained is called the spectrum. अब देखो होता क्या है कि जैसे जो व्हाइट लाइट है, ठीक है, जैसे अगर कोई भी व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट के अंदर हम सब लोगों को पता है कि उसमें सभी कलर्स होते हैं, ठीक है। मतलब पूरा विवग्योर उसके अंदर होता है और उसको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिला दो तो वो कलर कैसा बन जाएगा? व्हाइट कलर बन जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर व्हाइट कलर में 7 कलर है। अब वो जब इस प्रिज्म के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो वो स्प्लिट हो जाएंगे, मतलब वो 7 अलग अलग हो जाएंगे। इसमें कंबाइंड फॉर्म में है लेकिन प्रिज्म के अंदर पहुंचकर वो सब अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां पर वो 7 कलर अलग अलग आपको दिखेंगे। तो यही प्रिज्म की खासियत है और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं यहां पर डिस्पर्सन, ठीक है। तो डिस्पर्सन में ये 7 कलर्स कैसे अलग अलग हो जाते हैं ये हम लोगों को यहां पर समझना है, देखना है। तो उसके लिए एक यहां पर आपको एक पॉइंट बताया जा रहा है, कॉज ऑफ डिस्पर्सन। तो इसमें एक कंडीशन यहां पर दिखाई जा रही है, इसे आप ध्यान रखेंगे। द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू कॉचीज फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ लैम्डा ऑफ लाइट एज म्यूजिकल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था यहां पर जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ को हम लोग यहां पर रिलेट कर सकते हैं। इसका एक रिलेशन आपको रिफ्रैक्शन में पहले ही बताया जा चुका है, तो उस रिलेशन से इस रिलेशन से रिजल्ट एक निकलता है, बट यहां पर ये प्रॉपर रिलेशन ऐसे बताई जाती है, ठीक है। जो कॉचीज रिलेशन है उसी का यूज करके डिस्पर्सन को डिफाइन किया जाता है। तो हम लोग इसका यूज बस यहीं पर ऐसे समझने के लिए करेंगे। बाकी जो पहले म्यू और लैम्डा का रिलेशन आपको बताया था हमने, वही रिलेशन हम लोग को यूज करना रहेगा, ठीक है, जब हम लोग कोई न्यूमेरिकल्स करेंगे। Where A and B are constants for the material. From Cauchy's formula, it is clear that larger the wavelength, lesser is the refractive index. यही पॉइंट वहां पर भी रिफ्रैक्शन में भी आपको बताया था। जैसे अगर वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, जैसे ये जो फार्मूला है वो क्या लिखा हुआ है, म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। तो अगर लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है तो म्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम आएगी। यानी कि रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे कम आएगी क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर देखो म्यू रेड लेस देन म्यू वायलेट, ठीक है। जैसे हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 3 कलर्स जो होते हैं उन्हीं के लिए मेनली हम लोग देखते हैं, रेड, येलो एंड वॉयलेट,
ठीक है, बाकी बीच में सब सेट हो जाएंगे। येलो कलर इसलिए लिया जाता है कि इसका जो यहाँ पर कलर है, मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन दोनों का मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आ जाता है, इसलिए इसको एक मीन कलर की तरीके से हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो हम लोग रेड देखेंगे, वायलेट देखेंगे और येलो देखेंगे। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो रेड और वायलेट को ही कंपेयर कर दिया गया, बाकी बीच में सेट कर दोगे आप। तो यहाँ पर म्यू रेड जो है वो लेस है म्यू वायलेट से, बिकॉज जो लैम्डा रेड होता है वो ग्रेटर होता है, तो सबसे ज्यादा लैम्डा होता है रेड का, इसलिए उसके लिए म्यू की वैल्यू सबसे कम होगी। आगे बढ़ते हैं, देखो वही पॉइंट यहां पर दिखा दिया गया है। फॉर प्रिज्म ऑफ स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल वी हैव द एंगल ऑफ डेविएशन। देखो यहां पर एक टर्म यूज किया गया स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो उसी के लिए हम लोग यहां पर चीजें करते हैं स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल के। लेकिन जो भी एंगल आपको दिया जाए उसको आप मानकर यहां पर कर लेंगे क्वेश्चन, इसमें ऐसा देखना नहीं रहता है कुछ हमें, और फार्मूला यही यूज करना है। मतलब हम लोग ऐसे समझ लें कि हम लोगों के सिलेबस में जो चीजें दी हैं वो यही एक्सप्रेशन यूज करके हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। As refractive index mu of prism is different for different colors, therefore different colors deviate through different angles as passing through the prism, hence they are seen as separate. This is cause of dispersion. ठीक है, देखो क्या कहा गया कि यहां पर जो भी ये फार्मूला है, जैसे डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, यही मेन फार्मूला है जो हम लोग को यूज करना है। तो हम लोगों ने पीछे क्या देखा कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए म्यू अलग हो जाएगा, तो अगर म्यू डिफर करेगा तो फिर यहां पर डेल्टा की वैल्यू अलग हो जाएगी, यानी कि सबका डेविएशन अलग अलग होगा, सबका डेविएशन अलग अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से तो व्हाइट लाइट गई अंदर, लेकिन उसे जाना तो ऐसे चाहिए था इस डॉटेड लाइन के अलोंग, लेकिन सभी कलर्स स्प्लिट हो गए और सबका एक नेट डेविएशन हो जाएगा। तो अगर रेड का देखें तो उसका डेविएशन सबसे कम होगा और वायलेट का डेविएशन होगा सबसे ज्यादा, तो दोनों अलग हो जाएंगे और बाकी के डेविएशन इनके बीच में सेट हो जाएंगे। तो पूरा आप इधर जब स्क्रीन लगाएंगे तो उसमें पूरा आपको विबग्योर दिखेगा ऐसे, ठीक है, पूरा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड सब एकदम अलग अलग हो जाएंगे, और यही डिस्पर्सन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंगुलर डिस्पर्सन, यहां पर हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन या एंगल ऑफ डिस्पर्सन समझने जा रहे हैं कि क्या है। देखो जैसे अगर कोई व्हाइट लाइट एंटर करी तो उसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन रेड कलर इस तरीके से निकलेगा और वायलेट नीचे, पीछे भी समझाया गया ना कि वायलेट सबसे नीचे रहेगा, उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, रेड का डेविएशन सबसे कम होगा। तो ये कंडीशन हो गई। येलो को हम मीन कलर बोलते हैं, ठीक है, मतलब मध्य का, बिल्कुल बीच का, लेकिन वो आप इसके हिसाब से नहीं देखेंगे। जी छूट गया, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो ग्रीन कलर को बीच के लेना चाहिए था, ठीक है, ग्रीन बीच में आ रहा है, लेकिन ग्रीन को नहीं लिया जाएगा, ठीक है, बल्कि येलो कलर को यहां पर लिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां पर ध्यान रखें कि येलो कलर जो होता है उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग लेंगे मीन कलर, ठीक है। तो इसीलिए तीन ही कलर को हम लोग देखेंगे। तो अब आप यहां पर देखो कि जो भी यहां पर रेड, येलो और वायलेट है सबका अलग अलग डेविएशन दिखाया गया। तो रेड का डेविएशन अगर देखा जाए, नेट डेविएशन जो मेन यहां पर स्ट्रेट लाइन ये जो स्टार्टिंग में दिखाई गई जिधर लाइट को एक्चुअल में जाना चाहिए था लेकिन डेविएशन हो गया, तो यहां से ही हम लेंगे यहां पर डेल्टा आर और यहीं से हम लेंगे डेल्टा वी। तो जो रेड और वायलेट के बीच का एंगल है, रेड और वायलेट के बीच का, इसी एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन या एंगल ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। तो देखो क्या कहा गया, द एंगल बिटवीन द रेड एंड वायलेट रेज इज नोन एज द एंगुलर डिस्पर्सन और एंगल ऑफ डिस्पर्सन थीटा। फॉर अ प्रिज्म विद वेरी स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, थिन प्रिज्म, मतलब थिन प्रिज्म की कंडीशन को लेना है, तो उसके लिए यहां पर अगर हम डेविएशन देखें, इस फार्मूले का यूज करें, तो डेविएशन ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के लिए जो डेविएशन हो जाएगा तो इसका यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। फॉर अ प्रिज्म विद वेरी स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, थिन प्रिज्म, द डेविएशन इज गिवन बाय, तो वो डेविएशन यहां पर किससे दिया जाता है, ये यहां पर नहीं होना चाहिए था,
ठीक है, ये तो मेन फार्मूला हो गया। फिर नीचे लिखा, दो बार वही चीज हो गई थी, डेविएशन ऑफ रेड कलर। देखो यहां पर एक चीज और हम आपको बता दें कि यहां पर आपको फार्मूले जैसे लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन है नहीं कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो देखने में लगेगा लेकिन होता बहुत आसान है। जैसे आप देखो ये फार्मूला हम लोगों को याद है, तो इसी फार्मूले के बेसिस पर अगर रेड के लिए लिखना है तो बस यहां पर आर लिख दिया, यहां पर आर लिख दिया, ठीक है। मतलब ये म्यू आर है और ये यहां पर म्यू आर है, ये क्या हो गया, डेल्टा, रेड कलर के लिए हो गया। ऐसे ही डेविएशन ऑफ वायलेट कलर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वी के लिए हो जाएगा, यहां पर वायलेट कलर, ये वायलेट कलर हो गया, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो दोनों की वैल्यू रख दी गई और इसे सॉल्व कर लिया गया। तो ये जब ओपन करेंगे तो यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्या, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, या एंगुलर डिस्पर्सन। तो आप देखो वैसे देखने में आपको लगा पता नहीं क्या है, लेकिन अगर आप देखो तो उसी फॉर्मूले में एक बार रेड रख दिया गया, एक बार वायलेट रख दिया गया, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया गया, वही हो गया थीटा। तो थीटा आपको याद रखना है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। नेक्स्ट देखें, इन दिस डिस्पर्स्ड बीम येलो कलर इज टेकन एज द मीन कलर, ठीक है। येलो कलर को हम लोग क्या लेते हैं, मीन कलर लेते हैं। डेविएशन फॉर येलो कलर इज कॉल्ड द मीन डेविएशन, और उसी को हम मीन डेविएशन बोलते हैं। तो जो डेल्टा मीन है एक्चुअल में उसका डेविएशन, मीन डेविएशन, मतलब अगर दोनों का एवरेज निकालें, इसको मीन कलर क्यों लिया जाता है, क्योंकि अगर इन दोनों के डेविएशन का एवरेज आप निकालें तो वो एवरेज डेविएशन इसके बराबर आ जाएगा, मतलब येलो कलर का जो डेविएशन होगा उसके बराबर आ जाएगा। यहां पर वही चीज लिखी गई है, डेल्टा मीन इज इक्वल टू डेल्टा वाई दैट इज डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर अपॉन 2, या फिर ये चीज ये आ जाएगी, जैसे आप डेल्टा वी डेल्टा आर का फार्मूला रखो, ये दोनों फार्मूले रखेंगे यहां पर, और उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो वो ये आ जाएगा, और ये जो यहां पर लिखा है इतना पार्ट, इस पार्ट को हम लिख देंगे म्यू वाई। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधे ऐसे याद रखो कि जो डेल्टा मीन है, ठीक है, डेल्टा मीन जो है वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। मतलब डेल्टा मीन जो है एक्चुअल में डेल्टा मीन डेल्टा वाई है ना, डेल्टा मीन जो है वो क्या है, डेल्टा वाई। तो अगर आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से चलना होता, ये जो मेन फार्मूला होता है, तो आप क्या लिखते, आप इस फॉर्मूले को देखते हुए लिखते म्यू वाई माइनस 1, यहां लिखते म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो वही चीज डराइव करके आपको दिखाई गई कि जब ये ऐसे है तो जहां पर म्यू वाई है वहां पर आया क्या, म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब इन दोनों के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो एवरेज होगा वही येलो कलर की लाइट के लिए रेफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाएगा। सिमिलरली रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटेरियल ऑफ द प्रिज्म ऑफ येलो कलर इज कॉल्ड मीन रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज म्यू मीन इज इक्वल टू म्यू वाई म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर कैसे डिफाइन करते हैं, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। ठीक है, मतलब ये एक रेशियो है डिस्पर्सिव पावर किसका, डिस्पर्सिव पावर रेशियो किसका होगा, एंगुलर डिस्पर्सन जो थीटा है, और टू द मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म यानी कि डेल्टा वाई, थीटा अपॉन डेल्टा वाई। तो थीटा की वैल्यू अभी पीछे हम लोगों ने डिराइव की, थीटा हम लोगों ने क्या डिराइव किया था, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो वही यहां पर रख दिया गया, और ये तो पता ही है म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा, तो यहां से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ओमेगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर, अगर आप डिस्पर्सिव पावर देखें तो इसमें मटेरियल का नेचर आ रहा है, सिर्फ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो आ रहा है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है। वाइल एंगुलर डिस्पर्सन थीटा एंड मीन डेविएशन डेल्टा वाई, लेकिन अगर सेपरेटली थीटा को देखोगे और डेल्टा वाई को देखोगे तो ये नेचर के साथ साथ ए यानी कि एंगल पर भी, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उस पर भी डिपेंड करेंगे। तो वही लिखा गया है, dispersion theta and mean deviation delta y both depends on nature of the material of the prism as well as angle of prism a, दोनों चीजों पर डिपेंड करेंगे।
कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। देखो होता क्या है कि जैसे एक प्रिज्म जो है उसमें डिस्पर्सन तो होगा ही, डेविएशन भी होगा, डिस्पर्सन भी होगा। जैसे ऐसे हमने भेजा, अब यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई और फिर यहाँ पर ऐसे 7 कलर्स दिखे आपको, तो यहाँ पर डेविएशन और डिस्पर्सन दोनों हो रहे हैं। डिस्पर्सन मतलब स्प्लिटिंग, और डेविएशन वहां पर रे का अपने पाथ से अलग हो जाना, विचलित हो जाना, हट जाना, तो वो क्या हो गया, डेविएशन। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप चाह रहे हैं कि डेविएशन तो हो लेकिन डिस्पर्सन ना हो, या कहीं आप चाह रहे हैं कि डिस्पर्सन तो हो मतलब कलर की स्प्लिटिंग तो हो जाए बट डेविएशन ना हो, तो अगर आप ये चाह रहे हैं तो ये एक सिंगल प्रिज्म से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सिंगल प्रिज्म है तो दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। तो आपको यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म यूज करना पड़ेगा, और उसका यूज करके आप यहां पर ये सिचुएशन पा सकते हैं, क्या, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। वही लिखा गया, अ सिंगल प्रिज्म कैन नॉट गिव डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, हाउएवर इफ टू प्रिज्म आर combined together we can get deviation without dispersion or dispersion without deviation. रिफ्रैक्टिंग एंगल फॉर क्राउन ग्लास जैसे अब यहां पर जो वैल्यूज है, वो जो मानी जा रही वैल्यूज, वो सब एक साथ लिख दी गई हैं, ठीक है, जो वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो उनको यहां पर लिख दिया गया। जैसे रिफ्रैक्टिंग एंगल्स, डिस्पर्सिव पावर्स और रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, किसके लिए, दो अलग अलग टाइप के ग्लास लिए जाते हैं, एक क्राउन ग्लास लिया जाता है और एक फ्लिंट ग्लास लिया जाता है। तो क्राउन ग्लास के लिए सारी वैल्यूज और फ्लिंट ग्लास के लिए सारी वैल्यूज सब लिख दी गई। वी का मतलब वायलेट, वाई का मतलब येलो और आर का मतलब रेड से है। क्राउन और फ्लिंट ग्लास में डिफरेंस क्या होता है, क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है और फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठीक है ये। और डिस्पर्सिव पावर में भी उसके एक डिफरेंस मिलता है आपको, क्राउन ग्लास की जो डिस्पर्सिव पावर है वो कम होती है थोड़ा सा, किससे, फ्लिंट ग्लास से। तो ये डेटा लिखा नहीं होगा असाइनमेंट में, ये अलग से आपको बता दिया गया, लिखना चाहे आप लिख लें। तो आप ध्यान रखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जैसे कुछ मेंशन जब नहीं होता है, जैसे आपको सिंपली कहीं ऐसे लिख कर दे दिया, तो ये समझ आना ये मीन कलर के लिए, मतलब येलो वाले कलर के लिए, या एवरेज इसको कह सकते हैं। तो अगर कुछ मेंशन नहीं होता है किसी क्वेश्चन में तो माना भी यही जाता है। जैसे किसी क्वेश्चन में दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और आपको जरूरत है, तो आप उसको रेड का या वायलेट का नहीं मानेंगे, अगर कुछ मेंशन नहीं, तब उसे आप मीन कलर मानेंगे या येलो कलर के लिए मानेंगे, ठीक है। तो ये यहां पर कंडीशन होती है, और ये ध्यान रखना डिस्पर्सिव पावर जो है वो कम होती है किसकी, क्राउन ग्लास की कंपैरेटिवली फ्लिंट ग्लास से। अब देखते हैं कैसे हम लोगों को ये चीजें मिलेंगी, क्या, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो देखो यहां पर हमने किया क्या है कि अगर हम पूरा डिराइव करके आपको कराएंगे, तो डिराइव करके कराएंगे तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर कैलकुलेशन देखना पड़ेगा एक साथ, लेकिन फाइनली आपको याद फार्मूला ही करना है। तो हमने यहां पर किया क्या है, जरा देखो, यहां पर हम बताने जा रहे हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, और फिर लास्ट में हमने बता दिया अबव फार्मूले कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलो। जैसे अगर आप ऊपर के फार्मूले को डिराइव करना चाहते हैं तो आप उनको कैसे डिराइव करेंगे वो भी हमने यहां पर बता दिया है, ठीक है। तो ये चीज हम बाद में भी समझा देंगे, पहले हम इधर का देख लेते हैं। तो फार्मूले आप डायरेक्टली याद कर लो। जैसे यहां पर देखो, कंडीशन फॉर नो डेविएशन, तो ये कंडीशन हो जाएगी, एंड नेट एंगुलर डिस्पर्सन, तो ये हो जाएगा यहां पर। ये है क्या, आप देखो यहां पर कि कुछ ऐसे यहां पर किया गया है, एक क्राउन ग्लास लगाया गया और फ्लिंट ग्लास उसके अपोजिट, मतलब ये जैसे उसके उल्टा वो लगा दिया गया। फिर अब कोई व्हाइट लाइट भेजेंगे तो यहां पर क्या होगा, स्प्लिटिंग, तो ऊपर रेड रहेगा नीचे वायलेट। फिर यहां पर जब ये लाइट जाएगी तो कुछ ऐसा सेट किया जाता है, ऐसी वैल्यूज, और वो वैल्यूज आप कैसे निकालेंगे, इन्हीं फॉर्मूले से निकालेंगे कि हम ऐसी वैल्यू सेट करें कि यहां पर क्या हुआ, वायलेट ऐसे टर्न करेगा, क्योंकि कोई भी प्रिज्म होता है जब, तो प्रिज्म में कोई भी रे जब भेजते हैं तो वो प्रिज्म उसे अपने बेस की तरफ टर्न करने की कोशिश करता है। जैसे आप देखो, इसको जाना ऐसे चाहिए था लेकिन जाएगी ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे, तो वो अपने बेस की तरफ मोड़ देता है। जैसे ये देखो, यहां पर ऐसे जा रही थी तो बेस की तरफ शिफ्ट किया, ऐसे जब इसमें एंटर करेगी तो उधर की तरफ शिफ्ट कर देगा बेस की तरफ। तो ये कुछ ऐसे वैल्यूज सेट की जाती हैं कि ये वायलेट कलर ऐसे निकल गया और रेड कलर ऐसे, ठीक है। तो आप देखो यहां पर जो मीन कलर है, मतलब ये जो लाइन है और ये जो मीन कलर की लाइन है, दोनों लगभग लगभग क्या है, पैरेलल। और अगर पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे कि कोई डेविएशन यहां पर नहीं हुआ, ठीक है। डिस्पर्सन तो हो गया बट डेविएशन नहीं हुआ, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। AIPMT में
2011 में, नीट 2017 में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कंडीशन फॉर नो डेविएशन यहां से याद कर लेना, और नेट एंगुलर डिस्पर्सन आप यहां से याद कर लेना। ठीक है, as the dispersive power of flint glass is greater than that of crown glass, that is omega dash greater than omega, so थीटा नेट इज नेगेटिव। आप देखो कि ये पॉइंट अभी आपको पीछे बताया गया था कि ओमेगा डैश की वैल्यू ओमेगा से ज्यादा होगी, मतलब यहां पर जैसे वहां हमने ओमेगा लिख दिया था पहले, तो ओमेगा कुल मिला के आप देखो कम है। ठीक है, यानी कि क्राउन ग्लास के लिए ओमेगा कम होगा और फ्लिंट ग्लास का ज्यादा होगा। तो अगर ओमेगा की वैल्यू कम है, ओमेगा डैश ज्यादा है, तो ये चीज नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव का मतलब क्या है? इट इंप्लाइज दैट द ऑर्डर ऑफ द कलर इन द स्पेक्ट्रम ड्यू टू कॉम्बिनेशन इज अपोजिट टू दैट ड्यू टू क्राउन ग्लास प्रिज्म अलोन। मतलब यहां पर जो ऑर्डर है, रेड ऊपर है, वायलेट नीचे, और इधर जो बाहर निकल रहा है वो वायलेट ऊपर है और रेड नीचे है। ठीक है, तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा यहां पर। द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म विच प्रोड्यूसेस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। तो जब प्रोड्यूस होता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। बाकी डेविएशन कैसे होगा वो भी लास्ट में समझा देंगे। ऐसे ही है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, इसमें डेविएशन होगा लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा। मतलब यहां पर वैल्यूज को ऐसे सेट किया जाएगा कि यहां से व्हाइट लाइट आएगी, इसकी स्प्लिटिंग होगी, फिर अंदर जाएगा, फिर ये टर्न करेगा उधर, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि इस पॉइंट पर जाकर सारी लाइट मिल जाएंगी और बाहर निकलेगी अगेन व्हाइट लाइट। जब सातों आपस में मिल जाएंगे तो फिर से वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ? डेविएशन तो हो रहा है लेकिन बाहर डिस्पर्सन नहीं दिख रहा है। व्हाइट भेजा था, व्हाइट ही मिल रहा है, यानी कि नो डिस्पर्सन ओनली डेविएशन। इस कंडीशन के ये फार्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है। अब इसमें क्या है? सिंस ओमेगा डैश ग्रेटर देन ओमेगा, सो डेल्टा नेट इज पॉजिटिव। अगर आप देखें तो ओमेगा की वैल्यू कम होती है ओमेगा डैश से, तो ये वैल्यू 1 से कम होगी, यानी कि डेल्टा नेट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इट इंप्लाइज दैट द कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस डेविएशन इन द सेम डायरेक्शन एज प्रोड्यूस्ड बाय द क्राउन ग्लास प्रिज्म। जैसे क्राउन ग्लास इसे ऐसे टर्न कर रहा है और फाइनल भी इधर की तरफ टर्न किया है। ठीक है, तो वही यहां पर बताया गया है। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म विच प्रोड्यूसेस डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन इज कॉल्ड एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। मतलब इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। फार्मूले कैसे डिराइव किए गए हैं? फॉर्मूले यहां पर देखो, अगर वही फॉर्मूले जो पीछे हैं वो डिराइव करने हैं तो आपको देखो डेरिवेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। जैसे आप देखो डेल्टा नेट, तो डेल्टा प्लस डेल्टा डैश, तो मीन कलर के लिए लिखेंगे ए म्यू वाई -1 और डैश में बस डैश लगा दो, ये नेट डेविएशन हो गया। थीटा नेट लिखना है थीटा प्लस थीटा डैश म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, ये नेट डिस्पर्सन हो गया। तो अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं वहां पर जो फार्मूले हैं, तो आप यहां पर इन दोनों को ऐसे लिख लेना। फिर अगर आपको चाहिए डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, तो आपको डिस्पर्सन नहीं चाहिए, यानी कि डिस्पर्सन चाहिए, सॉरी डिस्पर्सन चाहिए विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन नहीं चाहिए। तो डेविएशन नहीं चाहिए तो डेल्टा नेट को 0 कर दो। तो जब आप डेल्टा नेट को 0 रखेंगे तो ए और ए डैश का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, जब आपको यहां पर डिस्पर्सन चाहिए विदाउट डेविएशन, मतलब पहली वाली कंडीशन, तो इसमें अगर ये वाला फार्मूला आपको भूल जाता है तो आप वहां से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है? डेल्टा नेट को क्या करना है? 0 करना है और वही फार्मूला आपको मिल जाएगा। और फिर थीटा नेट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो वहां से जो कंडीशन मिलेगी वो इसमें रखकर और साथ में इस वाले रिलेशन का यूज करके आपको थीटा निकालना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको डेविएशन चाहिए विदाउट डिस्पर्सन, तो आप डिस्पर्सन नहीं चाहिए तो थीटा नेट को 0 कर देंगे। तो थीटा नेट 0 करोगे तो आपको ये ए और ए डैश की, सॉरी ये वाली रिलेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से वो रिलेशन आप फाइंड कर लेंगे, लेकिन फिर डेल्टा नेट निकालना है तो उस रिलेशन को इसमें रखेंगे और देन वहां से आप थीटा, सॉरी ये इस रिलेशन को आप इसमें रखेंगे और वहां से डेल्टा नेट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आपको ये रिलेशन भी उसमें यूज करनी पड़ सकती है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमने डेरिवेशन बता दिया। मेन चीज है कि इन चीजों को आप ध्यान रख के जो पहली रिलेशन है वो बड़ी इजीली निकाल सकते हैं, जो पहली रिलेशन है ये वाली। और नॉर्मली हमने अभी तक देखा है कि क्वेश्चंस पहली रिलेशन पर ही पूछा गया है, मतलब इस वाली रिलेशन पर। तो अगर ये बाई चांस फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है? अगर आपको डेविएशन चाहिए वहां पर, जैसे पहली वाली कंडीशन में
तो डिस्पर्सन चाहिए था, तो डिस्पर्सन चाहिए, डेविएशन नहीं चाहिए। तो आपको डेविएशन का फार्मूला डेल्टा नेट जो है ये इसको जीरो कर दो और आपको ए डैश का रिलेशन मिल जाएगा, और थीटा नेट इसमें जीरो कर देंगे तो अगेन आपको दूसरी कंडीशन वाले में ए और ए डैश का रिलेशन मिल जाएगा। तो अगर भूल जाएंगे तो ऐसा आप डराइव कर लेना, इसलिए मैंने इसको भी अलग से बता दिया और हमने डायरेक्ट वहां पर फॉर्मूले भी आपको बता दिए थे। ठीक है, तो ये जो यहां पर थी ये पूरी थ्योरी हो गई आपकी प्रिज्म की और डिस्पर्सन की। अब हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर क्वेश्चंस जो प्रिज्म और डिस्पर्सन से रिलेटेड हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हेन लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री द मिनिमम डेविएशन इज ऑब्टेन्ड। मतलब जब 45 डिग्री पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो मिनिमम डेविएशन वहां पर मिल रहा है। तो आपसे यहां पर पूछा क्या जा रहा है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2 देन द एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी, यानी कि आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहां पर क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखें आई की वैल्यू आपको 45 डिग्री जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। हमारे पास सीधा फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन a/2। साइन a/2 की वैल्यू हो जाएगी साइन 45 डिग्री अपान म्यू। कैसे, क्योंकि जब ये इधर ले जाएंगे म्यू नीचे लाएंगे, आई की वैल्यू रखेंगे 45 और यहां पर म्यू नीचे आ जाएगा, ये वाला म्यू नीचे आ जाएगा, और 45 डिग्री 1/√2 और म्यू की वैल्यू √2 दी गई है तो ये क्या आ जाएगा 1/2, और साइन a/2 1/2 है तो a/2 की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। दैट मींस a इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि एंगल यहां पर प्रिज्म का हो जाएगा 60 डिग्री। दैट इज सेकंड ऑप्शन। ठीक है, देखो यहां पर एक चीज और हम आपको बता दें कि जो प्रिज्म के क्वेश्चंस हैं एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपको करना क्या रहेगा वहां पर, जस्ट आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, जो चीजें दी गई हैं वो आप यहां पर लिख लो। ये भी आप साथ में ऑब्जर्व करो कि क्या मिनिमम डेविएशन की कंडीशन तो नहीं दी गई। तो अगर मिनिमम डेविएशन है तो उसको मार्क कर लेंगे, फिर मिनिमम डेविएशन से रिलेटेड फार्मूले जो भी बताए गए हैं उनको आप थिंक करेंगे और उसी के बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिखकर जैसे डेटा आप लिखेंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रिज्म प्रोड्यूसर्स अ मिनिमम डेविएशन, उसने कहा मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है कितने का, 52 डिग्री फॉर अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर मिनिमम डेविएशन कितना है 52 डिग्री। द सेम प्रिज्म प्रोड्यूसर्स अ डेविएशन ऑफ 63 डिग्री। सेम प्रिज्म 63 डिग्री डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है, बट ये मिनिमम नहीं है, वो मिनिमम है, ये ऐसे ही कोई दिया है। फॉर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस 40 एंड 83 डिग्री फाइंड द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। आपको रिफ्रैक्टिंग एंगल बताना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है एट मिनिमम डेविएशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। यहां पर एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको दे दी गई है, साइन 56 इज इक्वल टू 0.829। देखते हैं, डेल्टा मिनिमम आपको दिया गया है 52 डिग्री, डेल्टा इज इक्वल टू 63 डिग्री फॉर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस 40 एंड 83 डिग्री। ए की वैल्यू आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है, आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट मिनिमम डेविएशन, ये ध्यान रखना, आई एट मिनिमम डेविएशन उसने पूछा है, एंड म्यू कैलकुलेट करना है। तो आप देखो यहां पर डेल्टा जो होता है, जनरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आई प्लस आई डैश माइनस ए। डेल्टा आपको दिया गया है 63 और इन दोनों में से आपको कॉन्सेप्ट में समझा दिया गया था तो कि इसमें से एक एंगल, अगर किन्हीं दो एंगल्स पर एक ही डेविएशन है तो उसमें एक को आई मान लेंगे, दूसरे को आप आई डैश मान लेंगे। तो वही यहां पर कहा गया है, आई की वैल्यू 40, आई डैश 83 और ए सॉल्व किया गया 60 डिग्री। ये आई आप 40 है, लेकिन ये जो आई उसने पूछा है वो एट मिनिमम डेविएशन पूछा है, तो उसका आंसर ये 40 डिग्री नहीं होगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है, 2i माइनस से, यहां से आई की वैल्यू निकाली गई, ए इधर लाएंगे, डेल्टा मिनिमम प्लस ए, और ये जो आई के पास में 2 है इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। डेल्टा मिनिमम आपको दिया गया था 52, यहां 63 यूज नहीं करेंगे, आपको मिनिमम वैल्यू यूज करनी है, और प्लस ए तो वो तो एंगल ऑफ प्रिज्म है, वो तो एक ही जैसा रहेगा, तो वो 60 रखा, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 56 डिग्री। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपान साइन a/2। देखो वहां पर आपको अलग अलग फॉर्मूले लिखाए थे, तो हमने कहा था कि साइन आई अपान साइन a/2 जो भी यूज होना है वो यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि हमें सीधे आई आप
पता हो गया है 56 डिग्री है यहाँ पर, तो वो 56 रखेंगे और ए की जगह पर 60 और इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये हो जाएगा 30 का मतलब 1/2 जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1.658। तो जैसे यहाँ पर 3 चीजें पूछी गई हैं, ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो ऐसे ही ऑप्शंस भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, मुझे बस कॉन्सेप्ट आपको बताना था इसमें मेन कि मिनिमम डेविएशन और जनरल डेविएशन दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में आपको दी गई थी और अलग अलग चीजें आपसे पूछी गई थी, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। A thin prism of 6 degree angle gives a deviation of 3 degree. What is the refractive index of the material of prism? ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर थिन प्रिज्म की कंडीशन आपको यूज करनी है, तो वो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, उसी में बस डेल्टा मिनिमम 3 है, ए की वैल्यू 6 है, यहां से हमने म्यू -1 लिखा, 3/6 दैट इज 0.5, म्यू की वैल्यू आ गई 1.5, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, A ray of light incident on an equilateral glass। देखो आप ध्यान देंगे, equilateral glass prism कहा गया है, मतलब एंगल जो होगा A वो 60 डिग्री हो जाएगा। Shows minimum deviation of 30 डिग्री, calculate the speed of light through the glass prism। तो आप देखो A की वैल्यू 60, डेल्टा मिनिमम आपको दिया गया 30, V आपसे पूछा गया calculate the speed of light through the glass। तो आप सोचो कि अगर आपको रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C डिवाइडेड बाई V। C सभी को पता है, बस म्यू पता चल जाए, V आप निकाल लेंगे। तो देखते हैं म्यू कैसे निकाला गया। फार्मूला आपके पास सीधा साधा है, ठीक है, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 साइन A/2। देखो डेल्टा मिनिमम A दोनों को ऐड करेंगे 90 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 45, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया 45। A यहां पर क्या है 60/2 साइन 30 डिग्री, यहां पर आप साइन 45 की वैल्यू भी जानते हैं 1/√2, साइन 30 भी जानते हैं 1/2, 2 ऊपर जाएगा, √2 नीचे, कितना जाएगा √2। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया। अब आप म्यू = C/V से V निकालेंगे कैसे, V = C डिवाइडेड बाई म्यू। C क्या है 3 × 10⁸, म्यू की वैल्यू √2 है, तो ये सॉल्व करेंगे तो 2.12 10⁸ आ जाएगा। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A ray of light passes through an equilateral glass prism such that the angle of incidence is equal to the angle of emergence, which is 3/4 the angle of the prism। सिमिलर ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछा गया था 2016 में। तो उसने ये क्या दिया है, उसने कहा है इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म, यानी कि A की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है तो उसमें हमें पता ही तीनों एंगल बराबर ही होते हैं 60 डिग्री। गिवन I और I' उसने कहा बराबर हैं, मतलब उसने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल हैं, और कितना है 3/4 ऑफ A, और A कितना है 60, तो यहां से आ गया 45। साथ में I = I' ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। I = I' इंप्लाइज दैट डेल्टा मिनिमम = 2I - A। यहां पर हमने 2I रखा तो I 45 है तो 90 हो जाएगा, A की वैल्यू 60 तो 30 डिग्री आ गया, यानी कि जो मिनिमम डेविएशन है वो हमने निकाला 30 डिग्री। फार्मूला हमारे पास क्या है, मिनिमम डेविएशन उसने पूछा था ना 30 डिग्री, तो वो आ गया। अब आपके पास क्या रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, तो साइन I / साइन A/2। तो यहां पर हम I की वैल्यू क्या रखेंगे, I क्या निकाला था 45 डिग्री, ठीक है, और A की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। तो ये 45 1/√2, 60/2 मतलब 30, साइन 30 होता है 1/2, 2/√2 यानी कि √2 आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर 30 डिग्री हो गया एंगल और रेफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया √2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A prism of refractive index 3/2 is placed in water of refractive index 4/3. If the angle of prism is 60 degree, calculate the angle of minimum deviation in water। यहां पर भी एक वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसकी वैल्यू आपको दे दी गई है साइन इनवर्स 0.56, साइन इनवर्स 0.56 अप्रॉक्सीमेटली 35.1 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं म्यूजी ग्लास का जो दिया गया है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर का दिया है 4/3, A की वैल्यू आपको दी गई है 60 डिग्री, साइन इनवर्स की वैल्यू आपको साइन इनवर्स 0.56 35.1 डिग्री। देखो सीधे सीधे फार्मूला यूज करना है, उसने कहा कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन वाटर, तो हमारे पास ये फार्मूला है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का,
इसमें हमें डेल्टा मिनिमम निकालना है। बस आपको यहाँ बताया क्या जा रहा है कि जो यहाँ पर हम रखते हैं तो जो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसके लिए हमने क्या बताया था कि रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो यहाँ पर वैल्यू रखना है वो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो अगर वो सराउंडिंग यहाँ पर क्या है, एयर है, तो एयर के रिस्पेक्ट में रखते हैं, और अगर वाटर है तो वाटर के रिस्पेक्ट में रखेंगे। यानी कि जो यहां पर डेविएशन है वो डायरेक्ट जो वो पूछ रहा है वो निकल आएगा। बस आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसको कैसे लिखते हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको लिखेंगे म्यूजी अपॉन म्यू डब्ल्यू। म्यूजी की वैल्यू भी दी गई है और म्यू डब्ल्यू भी दिया गया है। साइन डेल्टा मिनिमम आपको निकालना है, ए की वैल्यू 60 डिग्री है, और यहां पर साइन 30, a/2 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा 60/2। तो सारी वैल्यूज अगर आप रखें यहां पर, ये ऊपर जाएगा 9, ये नीचे आएगा 8, तो 9/8। यहां पर ये 2 ऊपर आ जाएगा, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2। ठीक है, अब यहां पर जब आप साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60/2 सॉल्व करेंगे तो 9/16 जिसकी वैल्यू 0.56 आएगी। तो यहां से ये आ जाएगा साइन इनवर्स 0.56। चूंकि इसकी वैल्यू आपको नहीं पता होती इसीलिए क्वेश्चन में दे दिया गया है 35.1। मल्टीप्लाई कर देंगे 70.2 और ये 60 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10.2 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The light ray is incident at angle of 60 degree on a prism of angle 45 degree. Prism angle कितना है 45 और light incident कर रही 60 डिग्री पर। When the light ray falls on the other surface at 90 degree, then the refractive index of the material of prism mu एंड द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा आर। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं, तो हम लोग देखेंगे यहां पर क्या है। देखते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन में उसने कहा नॉर्मल से ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ऐसे लाइट गई और फिर जब रिफ्रैक्ट हुई तो वो दूसरे सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हुई जाकर। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब दोनों एंगल 0। भाई नॉर्मल सरफेस के नॉर्मल इंसिडेंट होगी ना, तो सरफेस के नॉर्मल अगर इंसिडेंट होगी तो नॉर्मल जो सरफेस पर डालेंगे उसके बीच और जो ये रेज होती हैं उनके बीच का एंगल लेते हैं, तो फिर 0 हो जाएगा ना, इधर भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। यानी कि आई डैश आर डैश की वैल्यू 0। आर क्या है नहीं पता है, ए यहां पर हम लोगों को दे दिया गया है, ए की वैल्यू कितनी 45 डिग्री, तो आई है 60 और ए है 45। म्यू और डेल्टा आपको कैलकुलेट करना है। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या, अब यहां मिनिमम डेविएशन नहीं अप्लाई होगा क्योंकि इसमें मिनिमम डेविएशन हो ही नहीं सकता। आर अलग है, आर डैश अलग है, तो मिनिमम डेविएशन कहां से होगा। तो आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए। तो यहां आर डैश 0 है तो आर की वैल्यू ए और ए कितना है 45 डिग्री। फिर आप यहां पर क्या करो, सीधे सीधे आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो, बाहर 1 अंदर म्यू। तो यहां पर 1 साइन 60 म्यू साइन आर। ठीक है, 1 साइन 60 म्यू साइन आर। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, म्यू आपको यहां पर निकालना ही है, और साइन आर की वैल्यू, आर कितना दिया गया 45, ये 1/√2 हो जाएगा। देन यहां से म्यू की वैल्यू √3 इंटू √2/2 आ जाएगा, दैट इज √3/2। ठीक है, अब यहां पर ये म्यू निकल आया। अब इसके बेसिस पर आप यहां पर ये तो म्यू अलग आ गया और डेल्टा आपको निकालना है। तो चूंकि ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन नहीं, इसलिए डेल्टा का ये जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, आई प्लस आई डैश माइनस ए। आई आपको पता है 60 डिग्री, ए पता है 45 डिग्री, आई डैश की वैल्यू आपको यहां पर पता है 0 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा सॉल्व होकर 15 डिग्री। तो इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इसमें मिनिमम डेविएशन वाले फॉर्मूले आपको यूज नहीं करने थे। ठीक है, आपको यहां पर क्लियर था डायग्राम से ही कि आर और आर डैश अलग अलग हैं, जबकि मिनिमम डेविएशन में आई और आई डैश बराबर होते हैं, आर और आर डैश बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। The minimum deviation produced by a hollow prism filled with a certain liquid is found to be 30 degree। मतलब minimum deviation produced by hollow prism filled with, मतलब उस hollow prism के अंदर एक liquid fill किया गया है जिसके कारण minimum deviation 30 डिग्री है। The light ray is also found to be refracted at angle of 30 degree। The refractive index of the liquid is, मतलब यहां पर जो प्रिज्म है वो hollow प्रिज्म है, उसके अंदर लिक्विड भर दिया गया, तो वो एक तरह का लिक्विड का प्रिज्म हो जाएगा, क्योंकि जो हॉलो प्रिज्म बनाया जाएगा उसके कारण तो कोई डेविएशन होता नहीं है। तो यहां पर डेल्टा मिनिमम 30, आर की वैल्यू 30, ए होता है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है, ए की वैल्यू 2r, तो 60 डिग्री हो जाएगा। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा फार्मूला यूज किया, 60 + 30/2 और 60/2 सभी वैल्यूज को लेकर सॉल्व कर लिया गया।
कितना आ गया √2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Angle of prism is 30 degree and its refractive index is √2 and one of the surface is silvered. एक सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया गया है। एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस आर रेज शुड बी इंसिडेंट ऑन वन सरफेस, मतलब ये आई की वैल्यू आपसे पूछी गई है, सो दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। मतलब जब यहां से रे एंटर करेगी, रिफ्रैक्ट होगी और यहां पर रिट्रेस करना होगा, तो इसका मतलब वो नॉर्मल इंसिडेंस होगा जाकर, मतलब इस सरफेस पर नॉर्मली गिरेगी जाकर, यानी कि नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो 0, सरफेस के नॉर्मल देखा जाता है। ठीक है, तो सरफेस के नॉर्मल गिरेगी जाकर, तो आर डैश की वैल्यू 0, आर यहां पर हमें पता नहीं है, आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, म्यू की वैल्यू √2 दी गई है। तो अगेन ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि आर और आर डैश यहां पर एक जैसे नहीं है। सेम क्वेश्चन ये पूछा गया था नीट 2018 में, थोड़ा लैंग्वेज अलग तरीके से लिखी गई थी, बट बाकी क्वेश्चन यही था, डेटा यही था, आंसर भी यही था। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर ए आपको 30 दिया गया, म्यू √2 दिया गया और आई निकालना है। आर प्लस आर डैश ए के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू ए के बराबर सम उसका जो रहता है। आर यहां पर डैश 0 है, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस होगा तभी रिट्रेस होगा, और तब यहां पर आर डैश की वैल्यू 0, तो आर और ए बराबर हो गए 30 डिग्री। फिर हम लोग यहां पर वही स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, बाहर एयर है तो 1 sin आई, अंदर म्यू है, म्यू साइन आर, तो उसके बेसिस पर साइन आई इज इक्वल टू √2 sin 30 डिग्री। साइन 30 1/2 होता है, तो √2/2 या 1/√2 हो जाएगा साइन आई की वैल्यू, और ये हमें पता ही है कि ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री, तो यानी कि 45 डिग्री, दैट मींस सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A narrow beam of light is incident normally on one face of an equiangular मतलब सब बराबर एंगल, यानी कि भाई इक्विलैटरल वाली कंडीशन होगी। ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45, व्हेन द प्रिज्म इज इमर्ज्ड इन अ सुइटेबल लिक्विड द रे मेक्स अ ग्रेजिंग इमर्जेंस। याद करिए, ग्रेजिंग इमर्जेंस भी आपको बताया था। along the other face find the refractive index of the liquid। तो आप देखो उसने क्या कहा कि ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है ऐसे, तो ये सीधे चली जाएगी, फिर यहां कोई डेविएशन होगा नहीं, यहां गिरेगी, फिर इसका ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर रे जो भी है वो ऐसे नॉर्मल जाएगी यहां पर। तो जब नॉर्मल ऐसे बोला जाता है तो वो फेस के नॉर्मल लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आई और आर दोनों 0 हो जाएंगे, और यहां पर ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए, तभी ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। बाहर एयर नहीं है बल्कि लिक्विड है। ठीक है, और अंदर क्या है, ये ग्लास है, एंगल यहां पर 60 डिग्री हो जाएगा। ए 60 म्यूजी 1.45 क्वेश्चन में दिया गया है, और यहां पर जो आर प्लस थीटा सी की वैल्यू हो जाएगी वो 60 डिग्री के बराबर, ये हमें फॉर्मूले से पता है, क्योंकि आर प्लस थीटा सी क्या होता है, ए आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाला एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है ऐसे, तो आई और आर दोनों 0 हो जाएंगे। थीटा सी की वैल्यू ए यानी कि 60 डिग्री। साइन थीटा सी, यहां देखो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन जो है वो क्या होती है, तो साइन थीटा सी म्यू आर अपान म्यू डी होता है। रेयरर मीडियम यहां पर क्या है, लिक्विड, और डेंसर मीडियम क्या है यहां पर, ग्लास। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमने थीटा सी की पहले वैल्यू रखी, म्यू एल अपान म्यू जी, और यहां से हमने म्यू एल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 1.45 इंटू साइन 60 मतलब √3/2, सॉल्व किया 1.256 आ गया। अब जैसे ये तो हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिया, किसी तरह के कोई फार्मूले का यूज नहीं किया, सिंपल फार्मूले जो होते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट वही यूज किए गए। लेकिन आप सोचो, हमने ग्रेजिंग इमरजेंस में आपको ये कंडीशन बताई थी, म्यू इज इक्वल टू कॉसेक के, जहां भी म्यू होगा वो यहां पर जो प्रिज्म होगा उसका म्यू रहेगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो यहां पर म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू एल रख देंगे, तो म्यू जी अपान म्यू एल करेंगे। कॉसेक 60 होता है 2/√3, साइन 60 होता है √3/2, कॉसेक उसी का उल्टा हो जाता है। तो यहां से हमने म्यू एल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ग्रेजिंग इमरजेंस की कंडीशन वाला, और नहीं याद है तो आपको हमने डेरिवेशन भी करके दिखा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Find the angle of dispersion produced by a thin prism of 5 degree having refractive index for red light 1.5 and for violet light 1.6। तो आप देखो यहां पर
ए आपको 5 डिग्री दिया है, म्यू आर 1.5, म्यू वी 1.6, और यहां से आपको थीटा निकालना है। तो आप सोच रहे होंगे तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन को आसान आप तभी कह सकते हैं जबकि आपको यहां पर क्या पता हो, फार्मूला। अगर फार्मूला नहीं पता होगा तो यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो फार्मूला याद है तो ये वाकई आसान क्वेश्चन है, बस जस्ट वैल्यू रखी सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ फ्लिंट ग्लास एंड फॉर रेड एंड वायलेट कलर आर 1.644 एंड 1.664, कैलकुलेट इट्स डिस्पर्सिव पावर। ये भी क्वेश्चन आसान है, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं। तो जस्ट यहां पर आपको म्यू आर म्यू वी दिया गया है, आपको ओमेगा का फार्मूला पता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा। म्यू वाई हमें नहीं पता है, तो वो बताया गया था कि ये मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। यहां से हमने म्यू वाई सॉल्व किया, सभी वैल्यूज यहां पर रख दी और ओमेगा को कैलकुलेट कर लिया गया। थर्ड ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन कब, जबकि आपको फार्मूला याद है तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बिल्कुल ये भी वही वैसे क्वेश्चन है, आसान सा। AIPMT 2011 में और सिमिलर नीट 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप देखो यहां पर क्या है, थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 15 डिग्री मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 1.5 इज कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 1.75। द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म प्रोड्यूसेस डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। अब उसकी कंडीशन आपको याद है, तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। द एंगल ऑफ द सेकेंड प्रिज्म शुड बी, क्या एंगल होगा, तो हमें ए की वैल्यू पता है 15 डिग्री, μ1 जैसे हमने आपको बताया था कि उसने μ1 दिया, हमने क्या कहा था कि जब कुछ मेंशन नहीं होगा तो वो येलो कलर के लिए माना जाएगा, ठीक है। तो ये येलो कलर के लिए 1.5 हो गया, और ये यहां पर म्यू वाई डैश हो गया दूसरे प्रिज्म के लिए। सीधे फॉर्मूले में रखा, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन की कंडीशन, सॉल्व किया, आ गया -10 डिग्री, आंसर होगा 10। माइनस साइन नहीं दिया जाता है इसलिए क्योंकि माइनस का मतलब है कि जो एक प्रिज्म रहेगा उसका अपोजिट दूसरा आपको रखना है। जैसे आपको याद होगा कि ऐसे रखा गया था ना, ऐसे ऐसे यहां पर, ठीक है। तो अगर एक प्रिज्म का एंगल इधर है तो दूसरे का उधर, मतलब कैसे भी आप बना लो, ठीक है। जैसे वहां पर इस तरीके से हम लोगों ने दिखाया था ना, पहला ऐसे दिखाया था और दूसरा वाला ऐसे दिखाया गया था, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, ठीक है। तो वो भी सही था जो डायग्राम बनाया था, उसमें इसको पहले बना देते इसको बाद में, वो तो कैसे भी कर सकते हैं ना। तो आप यहां पर दोनों एंगल्स को क्या देख रहे हैं, एक ऊपर की तरफ है दूसरा नीचे की तरफ, तो वही दिखाता है ये नेगेटिव साइन। तो माइनस से कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड बस टिक कर देंगे कि इसका एंगल, अगर एक का एंगल इतना है, कितना 15 डिग्री, तो दूसरे का यहां पर क्या होना चाहिए 10 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। Figure shows a mixture of blue, green and red colored rays incident normally on a right angle prism. The critical angle of the material of the prism for red, green and blue are, critical angles दिए गए हैं। The arrangement will separate, तो आपसे पूछा गया है कि इस अरेंजमेंट में ये किसे सेपरेट करेगा, मतलब ब्लू और जो यहां पर ग्रीन और रेड हैं वो किधर किधर जाएंगे। तो ये तो मैंने ये जो बाद में बनाया है कलर्ड वाला, ये बाद में, पहले जितना ये व्हाइट पार्ट दिख रहा है वो आपको दिया गया है, तो असाइनमेंट में तो है ही। तो आप देखो यहां पर कि एक के लिए पॉइंट समझो आप, कि यहां पर जैसे कोई रे ऐसे आई तो यहां पर उसका एंगल ये 45 होगा, क्योंकि ये 45 है, ये 90 होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये भी 45। तो ये यहां पर रिफ्लेक्ट करेगी, यहां पर अंदर की तरफ TIR होगा 45 डिग्री पर, लेकिन वो आपको यहां पर समझना है कैसे। फॉर ऑल द 3 रेज आई 45 डिग्री, मतलब यहां पर चाहे आप इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसकी बात करो, सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो होगा वो 45, क्योंकि ये एंगल 45 है ना, इसको हम आई कह रहे हैं। यहां पर जाने के बाद इसमें तो डायरेक्ट चली जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा। यहां पर होगा कि ये बाहर जाए या अंदर जाए, ऐसे, ठीक है। तो यहां पर सबके लिए आई की वैल्यू तो 45 डिग्री हो जाएगी सबके लिए, क्योंकि सब यहां पर देखो, सब में 45 डिग्री दिख रहा है आपको ना, सबकी यही कंडीशन होगी। ये जो दिखाए गए हैं ये क्रिटिकल एंगल्स दिखाए गए, ये जो है यहां पर, ये क्या है, ये थीटा सी है, क्रिटिकल एंगल्स हैं। तो अब आप देखो यहां पर कि अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा सी होती है तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और आई लेस देन थीटा सी तो रिफ्रैक्शन होता है। ये आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है। तो यहां पर देखो कि ब्लू और ग्रीन के लिए आई ग्रेटर देन थीटा सी,
ब्लू और ग्रीन के लिए देखो तो क्रिटिकल एंगल 43 और 45 है, जबकि आई क्या है 45। तो यानी कि आई की वैल्यू ज्यादा है और क्रिटिकल एंगल कम है, आई की वैल्यू ज्यादा है और क्रिटिकल एंगल कम है, यानी कि इनका होगा TIR। और रेड वाले के लिए देखो तो आई है 45 जबकि क्रिटिकल एंगल 46, यानी कि क्रिटिकल एंगल उसका ज्यादा है। तो आई की वैल्यू कम है तो रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन होगा तो रेड निकल जाएगा बाहर और ये अंदर की तरफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो TIR की वजह से ये इधर चले जाएंगे। तो एक तरह से आपने क्या देखा, ब्लू और ग्रीन सेपरेट हो जाएगा किससे, रेड से, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर एज सोन इन फिगर इफ ग्रीन लाइट इज जस्ट, आप ध्यान देंगे इस टर्म पर, जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड देन द इमर्जिंग रे इन एयर कंटेन्स। जैसे यहां पर ग्लास है, ठीक है, और इसमें यहां पर व्हाइट लाइट गई और जस्ट उसने कहा, यानी कि आप इसको ग्रेजिंग इमर्जेंस मानेंगे, क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए 30 डिग्री पर ग्रेजिंग हो गया तो 30.5 डिग्री भी कर देंगे तो भी वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उसको हम कह देंगे जस्ट इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो जस्ट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहां पर, यानी कि ग्रीन कलर को आप मान सकते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, इसीलिए उसने डायग्राम बनाकर दे दिया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखो साइन थीटा सी होता है 1/μ और लैम्डा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, दोनों चीजें हमें पता है। साइन थीटा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, क्यों, क्योंकि 1/μ की जगह हम क्या रख सकते हैं, लैम्डा। अब देखो यहां पर अगर लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी तो थीटा सी भी बढ़ जाएगा, ये तो यहां पर अगर ये थीटा सी बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो थीटा सी बढ़ेगा। तो अब देखो जैसे अगर हम विबग्योर लिखें तो इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, यानी कि क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा, इधर जाने पर क्रिटिकल एंगल बढ़ेगा। और जो ये ग्रीन है उसके लिए आई और थीटा सी दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये तीनों अगर आप कलर देखो तो आगे जाएंगे तो थीटा सी बढ़ेगा, यानी कि इधर थीटा सी ज्यादा होगा, आई कम होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। और इस साइड में क्या होगा, इधर फिर अगर इधर थीटा सी ज्यादा होगा तो इधर थीटा सी कम होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, TIR। जब थीटा सी कम होता है, आई ज्यादा होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, यहां पर ग्रेजिंग हो जाता है और यहां पर रिफ्रैक्शन हो जाता है। इसके बेसिस पर क्या होगा कि उस मीडियम में निकलेंगी कौन सी कलर, रेड, ऑरेंज एंड येलो। ठीक है, तो ये तीनों कलर उस मीडियम में निकलेंगे, यानी कि एयर में आपको क्या दिखेगा, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो ये यहां पर था क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिज्म के क्वेश्चंस भी हो गए और जो प्रिज्म और डिस्पर्सन की थ्योरी है वो भी आपकी फिनिश हुई। इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के लिए। ठीक है, तो चलिए इसे अच्छे से प्रिपेयर करते रहें और तब तक के लिए बाय बाय।